आज के इस खास तकनीकी विश्लेषण में उन सभी का स्वागत है जिन्हें तकनीक की दुनिया की परतों को खोलना पसंद है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चीजें कैसे काम करती हैं, उनके लिए आज बहुत कुछ है। बिल्कुल। और आज का विषय ना काफी विवादित भी है और बेहद दिलचस्प भी। हाँ, तकनीक की दुनिया में अक्सर कुछ धारणाएं बहुत जल्दी बन जाती हैं। मतलब जैसे मर्न स्टैक, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस डेवलपर्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन टेक जगत में इसे अक्सर सिर्फ स्टार्टअप्स का खिलौना कहकर खारिज कर दिया जाता है। शुरुआती प्रोजेक्ट्स का टूल मान लिया जाता है। एकदम सही। लोगों को लगता है कि जहां बात लाखों यूजर्स या हेवी ट्रांजैक्शंस की आती है, वहां ये स्टैक दम तोड़ देता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आज की हमारी इस गहराई से चर्चा का आधार इसी गलतफहमी को दूर करता है। हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है जिसका शीर्षक है स्केलिंग द मर्न स्टैक फॉर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। ये स्रोत इस पुरानी धारणा को पूरी तरह पलट देता है। हाँ, ये कोई बेसिक ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि ये उन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है जो इस स्टैक को विशाल सिस्टम संभालने के काबिल बनाते हैं। मर्न स्टैक की खासियत यही है कि फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक सब कुछ जावास्क्रिप्ट में होता है, जो कि डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि आखिर एंटरप्राइज स्तर पर जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो खेल कैसे बदल जाता है। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। जब हम एंटरप्राइज स्केल की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला टकराव पुराने मोनोलिथ आर्किटेक्चर और आधुनिक माइक्रो सर्विसेज के बीच होता है। मोनोलिथ मतलब सब कुछ एक ही जगह? बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से बड़े सिस्टम्स को एक सिंगल और विशाल एप्लीकेशन के रूप में बनाया जाता था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। हाँ, रखरखाव बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ रखरखाव ही नहीं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो एक मोनोलिथ पे चल रहा है। अगर उसके सिर्फ पेमेंट मॉड्यूल में कोई मेमोरी लीक आ जाए तो वो पूरा का पूरा सर्वर ही क्रैश कर देगा। बिल्कुल। सर्च, कैटलॉग, यूजर प्रोफाइल सब कुछ एक साथ डाउन हो जाएगा। और ये एक एंटरप्राइज के लिए हर सेकंड का डाउन टाइम मतलब लाखों का नुकसान। एकदम सही। यही वो जगह है जहां बड़ी कंपनियां माइक्रो सर्विसेज की तरफ मुड़ती हैं। पूरे सिस्टम को छोटे और स्वतंत्र डोमेन में तोड़ दिया जाता है। और यहीं पर नोड.जेएस एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरता है ना। हाँ, नोड.जेएस इसके लिए एकदम परफेक्ट है। इसका जो नॉन ब्लॉकिंग और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है वो इसे खास बनाता है। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझाएं। जब एक सर्विस को डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करना होता है या किसी बाहरी एपीआई को कॉल करना होता है, तो नोड.जेएस उस थ्रेड को ब्लॉक करके इंतजार नहीं करता। मतलब वो खाली नहीं बैठता है, सिस्टम पर डाल देता है और उसी समय दूसरी हजारों रिक्वेस्ट को सर्व करने लगता है। ये तो बहुत ही एफिशिएंट है, और शायद यही कारण है कि ये एपीआई गेटवे बनाने के लिए इतना लोकप्रिय है। हाँ, एपीआई गेटवे एक फ्रंट डोर की तरह काम करता है, जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का रिसेप्शनिस्ट। सही कहा। जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है तो गेटवे ऑथेंटिकेशन चेक करता है और ट्रैफिक को रूट करता है और उससे सही माइक्रो सर्विस तक पहुंचाता है। ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक धागे में पिरोने का काम करता है। राइट। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि माइक्रो सर्विसेज को लागू करते समय डेवलपर्स अक्सर कुछ बहुत ही खतरनाक एंटी पैटर्न्स का शिकार हो जाते हैं। एंटी पैटर्न्स मतलब जो नहीं करना चाहिए। स्रोत में इसका जिक्र है क्या? हाँ, स्रोत इन गलतियों पर बहुत जोर देता है। सबसे आम गलती है ओवर इंजीनियरिंग। बहुत ज्यादा जटिल बना देना। बिल्कुल। कई बार टीमें एक साधारण से CRUD एप्लीकेशन के लिए भी 50 अलग अलग माइक्रो सर्विसेज बना देती हैं। बाप रे, 50 सर्विसेज सिर्फ एक छोटे से काम के लिए। हाँ, और इससे सिस्टम का फायदा तो कम होता है, पर डिप्लॉयमेंट का सिरदर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हर सर्विस को अलग से मेंटेन करना होगा। एकदम सही। और दूसरी बड़ी समस्या है खराब सर्विस बाउंड्री। इसका क्या मतलब हुआ? अगर दो माइक्रो सर्विसेज को अपना काम पूरा करने के लिए एक दूसरे को लगातार सैकड़ों नेटवर्क कॉल्स करनी पड़ रही हैं, तो इसे चैटीनेस कहते हैं। तो आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रही हैं। हाँ, और ये नेटवर्क लेटेंसी को इतना बढ़ा देता है कि सिस्टम की स्पीड पुराने मोनोलिथ से भी बदतर हो जाती है। ये तो पूरा मकसद ही खत्म कर देता है। इसीलिए एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में डोमेन ड्रिवन डिजाइन का पालन करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक मजबूरी है। ये बहुत ही अहम बिंदु है। माइक्रो सर्विसेज ने बैकएंड के कोड को तो हल्का और स्वतंत्र कर दिया, लेकिन ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। बिल्कुल, डेटाबेस तो चाहिए ही। और जब बात एंटरप्राइज की हो, तो मोंगोडीबी पर अचानक लाखों रिक्वेस्ट का जो दबाव पड़ता है, उसे सिर्फ एक सर्वर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
एक सर्वर तो तुरंत पिघल जाएगा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी बहुत व्यस्त रेस्टोरेंट में भीड़ को संभालना। अगर एक ही वेटर 100 लोगों को ऑर्डर ले रहा है तो क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी। एकदम। इसीलिए हमें स्केलिंग की गहराई में उतरना होगा। डेटाबेस के स्तर पर शार्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऐसे सिस्टम्स की रीढ़ है। शार्डिंग मतलब डेटा को अलग अलग सर्वर पर बांटना। हाँ, मान लीजिए ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेटाबेस है। सारा डेटा एक जगह रखने के बजाय उसे भौगोलिक आधार पर बांटा जा सकता है। एशियाई यूजर्स का डेटा एक शार्ड पर और अमेरिकन यूजर्स का डेटा दूसरे शार्ड पर। बिल्कुल। इससे किसी एक सर्वर पर ट्रैफिक का तूफान नहीं आता। हाँ, लेकिन शार्डिंग अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि सही शार्ड की का चुनाव करना कितना क्रिटिकल है। शार्ड की मतलब वो आधार जिस पर डेटा बांटा जाता है। हाँ, अगर शार्ड की सही नहीं है तो सारा ट्रैफिक किसी एक ही शार्ड पर जाने लगेगा। इसे हॉट शार्ड कहते हैं। और फिर से वही समस्या, एक सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। बिल्कुल, और स्केलिंग का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। रेप्लिकेशन और शार्डिंग में क्या अंतर है? रेप्लिकेशन डेटा को बांटता नहीं है, बल्कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए उसकी कॉपी बनाता है, ताकि अगर एक सर्वर गिरे तो दूसरा तैयार रहे। हाँ, मोंगोडीबी में रेप्लिका सेट्स होते हैं, एक प्राइमरी नोड और कई सेकेंडरी नोड्स। अगर प्राइमरी नोड किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से डाउन हो जाता है तो सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में एक ऑटोमेटिक इलेक्शन करता है और किसी सेकेंडरी नोड को नया प्राइमरी बना देता है। बिल्कुल। यूजर को पता भी नहीं चलता कि बैकएंड में कोई सर्वर जलकर खाक हो गया है। ये तो कमाल का है। और डेटाबेस की परफॉर्मेंस की बात हो तो इंडेक्सिंग के बिना कोई भी चर्चा अधूरी है। इंडेक्सिंग तो सबसे जरूरी चीज है। अगर मोंगोडीबी में सही इंडेक्स नहीं बनाए गए हैं तो एक साधारण सी क्वेरी भी कलेक्शन स्कैन में बदल सकती है, जिसे कॉल स्कैन भी कहते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि डेटाबेस को एक रिजल्ट ढूंढने के लिए लाखों डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, जो कि सीपीयू और मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। डेवलपर्स को बी ट्री इंडेक्सेस और क्वेरी एग्जीक्यूशन को बारीकी से समझना होता है। इंडेक्सिंग के अलावा जब हम डेटा को शार्डिंग और रेप्लिकेशन के जरिए अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डेटा कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब हर जगह एक ही डेटा दिखना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कैप थ्योरम लागू होती है। आपको ये तय करना होता है कि क्या स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब डेटा हर जगह तुरंत अपडेट हो, भले ही थोड़ा समय लगे। बिल्कुल, या फिर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी से काम चल जाएगा, जहां डेटा कुछ मिलीसेकंड्स बाद सभी नोड्स पर सिंक हो जाता है। एंटरप्राइज स्तर पर यह तय करना एक बहुत ही क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन होता है। बिल्कुल। अब चलिए इस डेटाबेस और आर्किटेक्चर को ट्रैफिक के तूफान से जोड़ते हैं। लाखों यूजर्स को कैसे संभाला जाए? इसके लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तभी काम करेगी जब हमारे एपीआई स्टेटलेस हो। स्टेटलेस मतलब सर्वर को कुछ याद नहीं रखना चाहिए। एकदम सही। अगर कोई सर्वर किसी का सेशन अपनी लोकल मेमोरी में याद रखने लगा तो क्लाइंट की हर अगली रिक्वेस्ट को उसी सर्वर पर भेजना पड़ेगा। इसे स्टिकी सेशंस कहते हैं ना? जो स्केलिंग के लिए एक बहुत बुरा सपना है। हाँ, इसीलिए एंटरप्राइज सिस्टम्स में JWT यानी जेसन वेब टोकन्स का बहुत उपयोग होता है। JWT कैसे मदद करता है? इसमें यूजर की जानकारी एक एन्क्रिप्टेड पेलोड में होती है। क्लाइंट हर रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन भेजता है। ओह, तो अब चाहे रिक्वेस्ट क्लस्टर के किसी भी नए सर्वर पर जाए, वो सर्वर उस टोकन को डिकोड करके यूजर को पहचान लेगा। बिल्कुल, किसी लोकल मेमोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। एकदम सही। और इस स्टेटलेस ट्रैफिक को सही जगह पहुंचाने का काम लोड बैलेंसर्स करते हैं, जैसे Nginx या HA प्रॉक्सी, जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सर्वर ओवरलोड न हो। लेकिन चाहे कितने भी सर्वर लगा लिए जाएं, अगर हर रिक्वेस्ट सीधे डेटाबेस तक जा रही है तो सिस्टम कभी भी लाखों यूजर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। यहीं पर कैशिंग का महत्व सामने आता है। स्रोत में रेडिस का विशेष उल्लेख किया गया है। रेडिस, जो कि एक इन मेमोरी डेटा स्टोर है। हाँ, ये हार्ड ड्राइव के बजाय सीधे रैम से डेटा सर्व करता है, जो कि मोंगोडीबी से डेटा फेच करने की तुलना में हजारों गुना तेज है। लेकिन कैशिंग के साथ एक पुरानी कहावत जुड़ी है। कंप्यूटर साइंस में सबसे मुश्किल काम है कैश इनवैलिडेशन। मतलब ये तय करना कि कैश में रखा डेटा कब पुराना हो गया है। बिल्कुल,
उसे कब डिलीट करना है। अगर प्रोफाइल अपडेट हो गई है लेकिन कैश अभी भी पुराना डेटा दिखा रहा है तो ये एक बड़ा बग है। इसके लिए राइट थ्रू या लेजी लोडिंग जैसी कैशिंग रणनीतियों को बहुत सावधानी से लागू करना पड़ता है। हाँ, और स्टैटिक एसेट्स जैसे इमेजेस या वीडियोस के लिए CDN का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डेटा भौगोलिक लोकेशन के सबसे करीबी सर्वर से जल्दी डिलीवर हो सके। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने सिस्टम को फास्ट कर लिया, उसे स्केल भी कर लिया, लेकिन एंटरप्राइज की दुनिया में अगर सिस्टम सुरक्षित नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। सुरक्षा तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। Express.js बहुत ही लचीला फ्रेमवर्क है, लेकिन ये डिफॉल्ट रूप से पूरी तरह सुरक्षित नहीं आता। हाँ, इसमें खुद से काफी कुछ सेट करना पड़ता है। स्रोत स्पष्ट रूप से रेट लिमिटिंग का जिक्र करता है। यह DDoS हमलों से बचने का पहला हथियार है। DDoS मतलब जब कोई जानबूझकर सर्वर पर बहुत सारा ट्रैफिक भेजता है। हाँ, मान लीजिए कोई बॉटनेट लॉगिन API पर 1 सेकंड में 10,000 रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सर्वर तो बैठ जाएगा। वहीं पर रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम जैसे टोकन बकेट तुरंत उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर देगा। सुरक्षा की इस कड़ी में हेलमेट नाम के मिडलवेयर का इस्तेमाल भी एंटरप्राइज एप्स के लिए एक स्टैंडर्ड बन चुका है। हेलमेट क्या करता है? वेब ब्राउजर सुरक्षा के लिए कई तरह के HTTP हेडर्स पर निर्भर करते हैं। हेलमेट आपके एक्सप्रेस सर्वर में आवश्यक हेडर्स ऑटोमेटिक रूप से सेट करता है, जिससे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और क्लिक जैकिंग जैसे खतरनाक हमलों को रोका जा सके। एकदम सही। इसके अतिरिक्त इनपुट वैलिडेशन की भूमिका बहुत बड़ी है। NoSQL डेटाबेस होने के कारण MongoDB में भी तो इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं। हाँ, अगर हमलावर स्ट्रिंग के बजाय कोई अजीब सा ऑब्जेक्ट पास कर दे तो डेटाबेस कंफ्यूज हो सकता है। इसे कैसे रोकें? जॉय या जॉर्ड जैसी लाइब्रेरीज ये सुनिश्चित करती हैं कि क्लाइंट से आने वाला पेलोड एकदम सही फॉर्मेट में ही हो। बहुत खूब। ये तो हो गई सुरक्षा की बात। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एंटरप्राइज सिस्टम्स में केवल यह जानना काफी नहीं है कि सिस्टम अप है या डाउन। और क्या जानना जरूरी है? जब 50 अलग अलग माइक्रो सर्विसेज चल रही हों तो ये जानना जरूरी है कि रिक्वेस्ट किस सर्विस में जाकर फंसी हुई है। मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी के बीच शायद यही मुख्य अंतर है। बिल्कुल। मॉनिटरिंग बताती है कि कुछ गलत है, लेकिन ऑब्जर्वेबिलिटी बताती है कि क्यों गलत है। ये पता लगाना तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। जब कोई रिक्वेस्ट API गेटवे पर आती है तो उसे एक यूनिक कॉरिलेशन ID दे दी जाती है। एक पहचान नंबर। हाँ, अब वो रिक्वेस्ट चाहे कितनी भी सर्विसेज से होकर गुजरे, उस ID के जरिए उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी पार्सल पर ट्रैकिंग नंबर लगा दिया हो, जिससे पता चल जाए कि वो पार्सल किस किस शहर से होकर गुजरा है और कहाँ अटका है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए ELK स्टैक का बहुत इस्तेमाल होता है। इलास्टिकसर्च, लॉगस्टैश और किबाना। हाँ, लॉगस्टैश अलग अलग सर्वर्स से लॉग्स को इकट्ठा करता है। इलास्टिकसर्च उन्हें इंडेक्स करता है ताकि उन्हें तेजी से सर्च किया जा सके। और किबाना उन लॉग्स को एक शानदार विजुअल डैशबोर्ड में बदल देता है। बिल्कुल। और जहां तक सिस्टम के मैट्रिक्स की बात है, जैसे CPU यूसेज या मेमोरी, तो प्रोमीथियस डेटा इकट्ठा करता है और ग्राफाना उन मैट्रिक्स के आधार पर अलर्ट सेट करता है ना? एकदम सही। अगर मेमोरी का उपयोग 80% से ऊपर जाता है तो सर्वर के क्रैश होने से पहले ही डेवऑप्स टीम के पास अलर्ट पहुंच जाता है। और जब डेवऑप्स की बात चली है तो श्रुत के उस हिस्से को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जहां डॉकर और कुबरनेट्स का जिक्र है। ये तो आजकल हर एंटरप्राइज की जरूरत बन गए हैं। पुराने जमाने में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि ये कोड मेरे लैपटॉप पर तो चल रहा है लेकिन प्रोडक्शन सर्वर पर क्रैश हो गया। हाँ, ये एनवायरनमेंट मिसमैच की समस्या हर डेवलपर ने झेली है। डॉकर ने इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कंटेनराइजेशन का सीधा सा मतलब है कि एप्लीकेशन का कोड, रनटाइम, सिस्टम टूल्स सब कुछ एक ही पैकेज में पैक कर दिया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब वो कंटेनर चाहे डेवलपर की मशीन पर चले या किसी क्लाउड सर्वर पर, उसका व्यवहार बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन जब किसी बड़ी कंपनी में ऐसे हजारों कंटेनर्स एक साथ चल रहे हों तो उन्हें मैनुअली मैनेज करना इंसान के बस की बात नहीं है। यहीं पर कुबरनेट्स की एंट्री होती है। हाँ, ये इन सभी कंटेनर्स का ऑर्केस्ट्रेटर है। कुबरनेट्स के पास सेल्फ हीलिंग की गजब की क्षमता होती है। सेल्फ हीलिंग मतलब वो खुद को ठीक कर लेता है? हाँ, अगर कोई कंटेनर मेमोरी लीक की वजह से क्रैश हो जाता है तो कुबरनेट्स बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के
तुरंत एक नया कंटेनर स्पिन अप कर देता है। ये तो सच में जादू जैसा है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का सिद्धांत भी अपनाया जाता है, जिसे IAC कहते हैं। हाँ, टेराफॉर्म या एनसिबल जैसे टूल्स की मदद से पूरे सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कल को पूरा डेटा सेंटर भी उड़ जाए, हाँ, तो एक कमांड से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हूबहू दोबारा खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में। ये सारी तकनीकें सुनने में किसी जादुई दुनिया जैसी लगती हैं, लेकिन स्रोत के अंत में जो चेतावनी दी गई है वो बहुत ही यथार्थवादी है। कौन सी चेतावनी? अक्सर डेवलपर्स नई तकनीकों के जोश में बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं। टेक्निकल डेप्थ एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है। जल्दी से फीचर लॉन्च करने के चक्कर में जो शॉर्टकट्स लिए जाते हैं, वे बाद में कोडबेस को इतना जटिल बना देते हैं कि उसमें एक छोटा सा बदलाव करना भी खतरे से खाली नहीं है। और क्लाउड रिसोर्सेज की लागत भी तो एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बिल बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर माइक्रो सर्विसेज सही से ऑप्टिमाइज नहीं है तो हजारों कुबरनेट्स पॉड्स चलाने का बिल किसी भी कंपनी का बजट बिगाड़ सकता है। और सबसे अहम बात, क्लीन कोड और सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोड पढ़ने योग्य नहीं है तो उसे मेंटेन करना एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। ये बात तो हर डेवलपर को गांठ बांध लेनी चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि MERN स्टैक निश्चित रूप से बड़े एंटरप्राइज स्केल सिस्टम्स का भार उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए मानसिकता में एक बड़ा बदलाव चाहिए। ये सिर्फ रिएक्ट में UI बनाने और नोड में कुछ राउट्स लिखने के बारे में नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये सोच समझकर आर्किटेक्चर डिजाइन करने, सिस्टम लेवल की सोच रखने और भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाने के बारे में है। एप्लीकेशन नहीं, बल्कि सिस्टम बनाना ही सफलता की असली कुंजी है। बिल्कुल सही। MERN स्टैक वो कच्चा माल है जिससे कोई एक झोपड़ी भी बना सकता है और एक गगनचुंबी इमारत भी। ये पूरी तरह से इंजीनियर की काबिलियत और उसके आर्किटेक्चरल विजन पर निर्भर करता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से ट्यूटोरियल लेवल डेवलपमेंट और एंटरप्राइज की कठोर वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ी खाई की ओर इशारा करती है। हाँ, वो अंतर तो बहुत साफ दिखता है। सोचने वाली बात यह है, इंटरनेट पर मौजूद 90% MERN ट्यूटोरियल्स सिर्फ एक टू डू लिस्ट या एक बेसिक ब्लॉग बनाना सिखाते हैं। बस बेसिक्स कवर करते हैं। लेकिन असल एंटरप्राइज दुनिया में बिजनेस लॉजिक लिखने से कहीं ज्यादा समय ऑब्जर्वेबिलिटी सेट करने, शार्ड कीज तय करने और कुबरनेटिस क्लस्टर्स को संभालने में जाता है। बिल्कुल। क्या ये आसान और चमक दमक वाले ट्यूटोरियल्स नए डेवलपर्स को एक झूठा आत्मविश्वास दे रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। जो असल बेहद महंगी और जटिल एंटरप्राइज दुनिया के भारी दबाव से टकराते ही चकनाचूर हो जाएगा। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार है। क्या हम सिर्फ हिरखिमगस्यां देखकर खुश हो रहे हैं, जबकि असली चुनौती उस गहरे पानी के नीचे छिपी है? बिल्कुल। तकनीक की इस विस्तृत दुनिया में हमेशा कुछ नया तलाशने और पुरानी धारणाओं को तोड़ने के लिए होता है। हमारी अगली चर्चा तक कोड को सिर्फ लिखते ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के आर्किटेक्चर को समझते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।